टाइम्स नाउ नवभारत पर। धन्यवाद। मैं एएनआई का स्वागत करता हूं। हमारी संभावनाएं हमारे कार्यों के माध्यम से बहुत स्पष्ट हो जाता है। आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की जनता को डबल इंजन की सरकार के कार्य पद्धति और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा था सो करके दिखाया, इस संकल्प की पूर्ति होते हुए भी दिख रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रथम चरण के चुनाव के बाद सिनेरियो बहुत स्पष्ट होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। अब कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप लोग ठंडे पड़ गए हैं इस फेज के बाद। जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। अपनी बात को जब काम और सोच ईमानदार है तो काम भी दमदार तरीके से हुए हैं और उसी दमदार तरीके से बोल भी रहे हैं। तो विपक्ष कहता है कि आपके पास मुद्दे नहीं है, रोजगार पे आप बात नहीं करते, डेवलपमेंट पे आप बात नहीं करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया है। लोक कल्याण संकल्प पत्र राष्ट्रवाद को लेकर, प्रदेश के समग्र विकास को लेकर, गरीब कल्याण को लेकर के पूरी ईमानदारी के साथ लागू हुआ है, लागू होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर भारत की राजनीति के एजेंडे को बदला है। पहले जाति, मत, मजहब, परिवार के इर्द गिर्द बनी भारत की राजनीतिक व्यवस्था आज विकास पर, सुशासन पर, गांवों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में कार्य भी हुआ है। और अगले टेन्योर के लिए जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है, संकल्प का विकल्प नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को विकास से जुड़ा हुआ, आस्था के सम्मान से जुड़ा हुआ, गरीब कल्याण से जोड़ करके वह भी जारी किया है। हमने किया है और हम कर रहे हैं। सर, तो फिर ये मुद्दे कहां से आते हैं कि अली के साथ हैं, बजरंग बली के साथ हैं, 80 के वर्सेस 20? ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति, भाई मैंने तो 80-20 की बात की थी। मैंने कहा 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। हमने जाति, मत, मजहब की बात नहीं की थी। हमने तो 80 बनाम 20 की बात की थी। 80 वे लोग जो सरकार के सुरक्षा के एजेंडे से खुश हैं। 80 वे लोग जो सरकार के लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी कार्यों से खुश हैं, जिन्हें विकास पसंद है, जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा पारदर्शी तरीके से ईमानदार भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन लोगों को, जिन लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम हुआ है और जो लोग प्रदेश सरकार के हर अच्छे कार्य को हमेशा समर्थन करते हैं, 80% वे लोग होंगे। 20% वे लोग जिनको हमेशा विरोध करना है, वे पहले भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करेंगे। नकारात्मक सोच है, वे पेशेवर माफिया और अपराधियों के
समर्थक हैं वही रहेंगे, तो ये चुनाव तो 80 बनाम 20 का है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पहले चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो चुका कि वास्तव में चुनाव 80 बनाम 20 का ही है। 80% से अधिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और 20% जिसको विरोध करना था, जो वैक्सीन का विरोध करता है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करता है, महिला सुरक्षा का विरोध करता है, गरीबों को दी जाने वाली अन्य योजना का विरोध करता है, हर एक जनपद एक उत्पाद की योजना का विरोध करता है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का विरोध करता है, एक्सप्रेस हाईवेज का विरोध करता है, वे हमेशा विरोध करते थे, विरोध करेंगे। सर, आपका आज एक ट्वीट मैंने देखा अभी आने से पहले, एक गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी की गांठ लें कि वो भारत में शरिया नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। ये आज ट्वीट करने का मतलब और इसका मतलब नहीं है ये। इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सर, हमने देखा है एक हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपका कोई व्यू है कि हिजाब? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें। लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए, स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। लेकिन ओवैसी साहब जो यहाँ पे बड़ी जोर शोर से कैंपेन कर रहे हैं, वो तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हिजाब है फंडामेंटल राइट है और एक दिन एक बेटी जरूर प्रधानमंत्री बनेगी जो हिजाब पहनी होगी। देखिए, उसी बेटी को तो स्वतंत्र कराने के लिए, उसी बेटी को तो अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा के लिए रोका है। उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। और उसी बेटी के सम्मान को लेकर के हम लोग इस बात को कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। जब संविधान के अनुरूप व्यवस्था कर चलेगी, हर बेटी को सुरक्षा, हर बेटी का सम्मान और हर बेटी के स्वावलंबन का कार्य होगा। सर, आपने कहा कि आपको लगता है कि बीजेपी के समर्थन में बहुत लोग आ रहे हैं। आपको लगता है महिलाएं भी बीजेपी का खुल के समर्थन कर रही हैं? आपने वुमेन सेफ्टी को भी एक इशू बनाया है। पहले चरण में बनाया नहीं, हमने करके दिखाया है। देखिए, बहुत फर्क साफ है, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी 2012 में। पहला काम क्या किया था? उस समय के मुख्यमंत्री ने पहला कार्य किया था, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले, सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला करने वाले, कचहरियों पर, वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ की कचहरियों पर हमला करने वाले उन आतंकियों के मुकदमों को वापस लेने की उन्होंने शरारत की थी। हम धन्यवाद देंगे उस समय की
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उसको रोका था, रोक लगाई थी। और हमारी सरकार जब आई 2017 में, हमने एक दिन 3 फैसले किए। पहला, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का हर थाने में गठन होना। हमारी सरकार का उसी के साथ फैसला था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का कार्यक्रम। हमारी सरकार का तीसरा फैसला था अवैध बूचड़खानों को बंद करना। ये 3 कार्य हमने एक दिन में निर्णय लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर लागू किए थे। समाजवादी पार्टी की सोच क्या थी? तो ये फर्क साफ है। हम बेटियों की सुरक्षा को लेकर के एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर के आज मिशन शक्ति के 3rd फेज तक, यूपी पुलिस में 1947 से 2017 तक जितने महिला पुलिस कार्मिक थे, इन 5 वर्षों में उससे 3 गुना ज्यादा आज के दिन पे कार्यरत हैं। आज हम लोग प्रदेश के सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती कर चुके हैं। वे वहां पे सुरक्षा पे चर्चा करती है, गांव की महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी हुई महिला कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम भी करती है। तो स्वाभाविक रूप से महिला सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और उनका स्वावलंबन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सुविधा हमारी सरकार ने दिया है, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के माध्यम से। 1 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई बहनों को प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से जोड़ करके, कन्वर्जेंस के माध्यम से उनको कार्य पे लगा करके, रिवॉल्विंग फंड उन्हें उपलब्ध करवा करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया गया है। महिला सुरक्षा महत्वपूर्ण है और स्वाभाविक रूप से प्रथम फेज में जाति, मत, मजहब की सीमाओं को तोड़ करके माताओं, बहनों ने, बेटियों ने भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा के इस एजेंडे को मुक्त कंठ से स्वीकारा है, उसकी प्रशंसा की है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया है। सर, आपने सुरक्षा की बात करी तो मैं सुरक्षा पे बात करता हूँ। विपक्ष कहता है कि आपने ठोको राज बना दिया है। एक तरफ आप कहते हैं आपने गुंडा राज खत्म किया है, तो वो कहते हैं यहाँ पे कानून का कोई राज नहीं है, जिसका मन करता है उसको पकड़ के अंदर डाल देते हैं। देखिए, कानून का भय हर उस व्यक्ति के मन में होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा है। यही फर्क है। 2017 के पहले हर 3-4 दिन के अंदर एक बड़ा दंगा यूपी में होता था। महीनों तक प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी होती थी। आज तो प्रदेश में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगा। आज प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता है, व्यापारी और महिलाओं पर बमबाजी नहीं होती। आज तो प्रदेश में कावड़ यात्रा शानदार तरीके से निकलती है और हर हर बम बम का नारा लगा करके कावड़ यात्री जब निकलते हैं तो उसका दूसरा ही नजारा होता है। ये आस्था का भी सम्मान है और लोगों को प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एहसास भी कराता है। सर, अखिलेश यादव कहते हैं कि छोटे से गुनाह के लिए आजम खान को तो अंदर किया हुआ है, लेकिन जो टेनी है उनके बेटे, उनको जमानत मिल गई, जिन पर आरोप है कि उन्होंने फार्मर्स को मारा। देखिए, आजम खान बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वे स्वयं ही नहीं चाहते, उनसे पूछो ना ईमानदारी से क्या है। दूसरा, अखिलेश जी से पूछा जाना चाहिए कि ये जो मामले हैं, आजम खान के मामले हों या अन्य लोगों के मामले हैं, ये सब न्यायालय से जुड़े हुए मामले हैं। इनका राज्य सरकार से आज के दिन पे कोई लेना देना नहीं। जमानत देने का काम माननीय न्यायालय का होता है, राज्य सरकार का नहीं होता है। राज्य सरकार से पूछा जाता है, राज्य सरकार उसका सही जवाब उनको दे देता है, जो सही तथ्य होते हैं उनके सामने अवगत कराता है।
इसलिए उसको राज्य सरकार के साथ जोड़ना गलत है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने वाली स्थिति है। सर, आप उनका ये भी कहना है विपक्ष का कि आपने सिर्फ आके फीता काटे हैं उन्हीं के प्रोजेक्ट्स पर। ये तो हर और वो व्यक्ति जानता है कि हाँ। जनता ने उनको इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वे फीता काट सके। यह जनता जनार्दन की अपार कृपा उन पर थी कि उनको जैसी करनी वैसी भरनी का संदेश भी दिया है। लेकिन हाँ, कुछ तथ्य मैं जरूर रखना चाहता हूं। एक तथ्य सर्वविदित है। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 70 वर्षों में 12 और 5 वर्ष में हम इस समय 33 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं यूपी में, जिसमें 17 क्रियाशील हो चुके हैं, से 16 पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 एक्सप्रेसवे बना था। 5 वर्ष में हम 7 नए एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं। अखिलेश जी के कार्यकाल में गरीबों को मिलने वाली आवास योजना में एक भी गरीब को नहीं मिला, लेकिन 18,000 लोगों को उन्होंने सैंक्शन जरूर किए थे। 25 करोड़ की आबादी में, उस समय 22 करोड़ की आबादी रही होगी, 18,000 को सैंक्शन हुए थे, मिला एक को भी नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास दिया जा चुका है। नेम्ड है, पूरी सूची है। उन गरीबों के घर में उन गरीबों को सिर ढकने के लिए एक एक छत मिला है। प्रधानमंत्री जी जिसके लिए कहते हैं कि या गरीब जिसके पास अपना मकान नहीं था, कुछ भी नहीं था, या झोपड़ी थी, या टूटी फूटी खबड़ेल की छत थी, आज उनके पास पक्का मकान बन गया है। 43,50,000 से अधिक गरीब आज लखपति हुए हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर लगभग 25 लाख उन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जिनके पास ग्राम सभा की जमीन पर जिन्होंने मकान बनाए थे, उन्हें उनका हक, मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। 2,61,00,000 गरीबों को निजी शौचालय मिले। ये शौचालय स्वच्छता का प्रतीक तो था ही, नारी सुरक्षा और गरिमा के प्रतीक भी थे। 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिले। इसके लिए 1,21,000 से अधिक गांव और मजरों में विद्युतीकरण कराना पड़ा था। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के कारण संभव हो पाया। 1,56,00,000 गरीबों को फ्री में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन मिले। धुएं से उन्हें निजात मिली, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। 9 करोड़ लोगों को हर वर्ष 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, यूपी में इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश, कब थर्ड वेव आई, कब चली गई, कोई पता ही नहीं लगने दिया। फ्री में टेस्ट, सर्वाधिक टेस्ट यूपी ने कराए हैं, देश के अंदर नंबर 1 है। फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। पहली डोज 100% लोगों ने ले ली है, सेकंड डोज 75% लोगों ने ले ली है। मैं जहां जाता हूं पूछता हूं वैक्सीन ली, लोग हाथ खड़ा करके बोलते हैं हमने ली। लोग आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि मोदी जी के कारण जान बची है। और मैं यही कहना चाहता हूं, जो लोग वैक्सीन का विरोध करते थे, दुष्प्रचार करते थे, जनता ने वैक्सीन लेकर के मोदी जी के प्रति
अपने समर्थन की अभिव्यक्ति इसी के माध्यम से करती है। और मैं कह सकता हूं कि 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी दिया जा रहा है। ये पैसा पहले कहां जाता था? अखिलेश जी को संभवतः ये आंकड़ों की जानकारी होगी भी नहीं, वो रखना भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि इतनी फुर्सत ही कहां। मित्र मंडली से फुर्सत हो, सोने से फुर्सत हो, सपना देखने से फुर्सत हो, तो इन सब के बारे में सोचे भी। इसलिए उनको इन सब चीजों की जानकारी नहीं होगी। इनके जानकारी के लिए उनके लिए फिर एक अलग से कोई एक ऐसा व्यक्ति रखना पड़ेगा जिनको पहले आंकड़े रटवाने पड़ेंगे, फिर वह उनको रटवाए तो उनको जानकारी होगी। इसलिए बड़े बाप के पुत्र हैं, आराम से 12 घंटे सोते हैं, 6 घंटे अपने मित्र मंडली के साथ व्यतीत करते हैं। बाकी जो फुर्सत मिलती है उसके लिए अपना और भी उनकी व्यस्तता होगी। इसलिए उनको इन सब आंकड़ों से कोई जानकारी भी नहीं होगी, ना उनको इनकी जानकारी रखने की आवश्यकता ही है। सर, डबल इंजन जब आप बोलते हैं तो एक इल्ज़ाम ये लगता है कि जब भी चुनाव आते हैं, जैसे इस बार, तो सेंट्रल एजेंसीज विपक्ष के ऊपर छोड़ दी जाती हैं, रेड्स होती हैं, ईडी का इस्तेमाल होता है, सीबीआई का इस्तेमाल होता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? और अभी हमने देखा कई रेड्स हुई भी, और ऐसा माना जा रहा है वो सब लोग समर्थक थे एक पार्टी के पर्टिकुलर। हमें एक बात बताइए कि अखिलेश जी के खानदान के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है, क्या ये बीजेपी की सरकार के समय हुआ था? ये तो 2013 में तो बीजेपी की गवर्नमेंट भी नहीं थी, न सेंट्रल में न स्टेट में। इनके खिलाफ बहुत सारे मामले और भी हैं, क्या ये बीजेपी के कारण हुआ है? इसका एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष, हमने 5 वर्ष के दौरान 33 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 70 वर्षों में क्यों नहीं बन पाए ये मेडिकल कॉलेज? हम 7 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। हमने सभी 54 इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ दिया है। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ हम जोड़ चुके हैं। हर तहसील और विकासखंड मुख्यालय को 2 लेन और 4 लेन के साथ जोड़ रहे हैं। हर गांव में बिजली दे रहे हैं, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली। प्रदेश के सभी 1 लाख राजस्व गांवों में, सभी 734 नगर निकायों में अनवरत बिजली है। 1 करोड़ युवाओं को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। 2 लाख कन्याओं का हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंदर शादी करवा दिया है। 1 करोड़ गरीबों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन दे रहे हैं। ये कनेक्टिविटी बेहतर की है। प्रदेश के रेवेन्यू को बढ़ाया गया है। ये पैसा पहले कहां जाता था? क्या ये सच नहीं है कि यही गरीबों का पैसा, यही विकास का पैसा इनके इत्र वाले मित्र के पास चला जाता था? और आज जब जांच एजेंसियों ने इस बात की जांच करके पूरी पुख्ता व्यवस्था कर दी कि इत्र वाला मित्र तो प्रदेश में दीमक की तरह पूरा सूस रहा था, गरीब बेचारा भूखों मर रहा था, किसान बेचारा आत्महत्या कर रहा था, और इनके इत्र वाले मित्र मालो माल करके उत्तर प्रदेश की कमाई को विदेशों में ठिकाना लगा रहे थे। तो एजेंसियों का काम क्या है? यही तो काम है कि इस अवैध और अनैतिक कमाई को फिर से सरकार के खजाने में जमा करें और उस पर कार्रवाई करें। चुनाव से ठीक पहले? चुनाव के पहले नहीं, पहले भी होते रहे हैं। ये लगातार चल रहे हैं, एक लंबी प्रक्रिया है। सर, मेरा एक सवाल है, जैसे आप पे इल्जाम लगता है कि मेजॉरिटीइज्म हो रहा है यहाँ पर और माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, आप इस पर क्या कहते हैं? 5 साल में कोई दंगा हुआ? 5 साल में किसी पर्व और त्योहार में कोई व्यवधान डाला गया?
अगर हिंदुओं के पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए हैं तो मुसलमानों के भी पर्व त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। हिंदू शांति से है तो वे भी शांति से हैं, हिंदू सुरक्षित हैं तो मुस्लिम भी सुरक्षित हैं। हमने तो कहा सुरक्षा सबको, समृद्धि भी सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। लोकतंत्र में कोई भी सरकार अगर जन भावनाओं को निरादर करती है, चेहरा देखकर के योजनाओं का बंदरबांट करती है, जाति मत और मजहब के आधार पर भेदभाव करती है, तो इससे बड़ा लोकतंत्र का उपहास दूसरा हो ही नहीं सकता। हमने तो योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र के अनुरूप दिया, सबका साथ सबके विकास की भावनाओं के अनुरूप विकास कराया है, कोई भेद किसी के साथ नहीं किया। सर एक और बात कही जाती है कि फियर साइकोसिस एक क्रिएट किया जा रहा है कि अगर आप इनको वोट देंगे तो यहाँ बंगाल बन जाएगा, यहाँ कश्मीर बन जाएगा। आपका एक बयान भी आया, उसको कैसे आप इस तरह से कर सकते हैं? मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, फर्स्ट फेज का चुनाव संपन्न हुआ ना, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है ना, कहीं हिंसा हुई नहीं तो यहां दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी चरम पर चलती थी, ये होता था ना। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बंगाल में इतने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होते हैं? अभी बंगाल में विधानसभा के चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कितना बर्बर अत्याचार हो रहा था, वहां पे बूथ कैप्चर किए जा रहे थे, अराजकता चरम पर थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। और केरल में भी ऐसे हुआ था। हिंसा, राजनीतिक हत्याएं जितना इन दोनों राज्यों में हुई हैं, कहां हुआ है? यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहे हैं, और ये लोग जो बंगाल से आकर के यहां फिर अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं, इसके प्रति जनता को अलर्ट करने के लिए आवश्यक था कि सावधान, जो सुरक्षा मिली है, जो सम्मान मिल रहा है, इसमें सेंध लगाने के लिए लोग आ गए हैं, यूपी को फिर से उस तर्ज पर आग लगाने के लिए, और ये कतई मत होने देना। ये मेरा दायित्व था, हमने अलर्ट कर दिया। सर राजनीतिक मुद्दे पे वापस आता हूं, आपने पीछे बोला कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे कुछ बयान दिया, आज उन्होंने बोला मैं तो अपने भाई के लिए जान दे सकती हूं और हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। तो इस तरह की बातें आप उनको इतना टारगेट क्यों करते हैं? हमने टारगेट कहां किया? अगर वो इतने पॉपुलर है ही नहीं आपको, जैसा आप बोलते हैं। हमने टारगेट कहां किया? हमने तो कभी टारगेट नहीं किया। यूपी में तो कभी नाम उनका लिया नहीं, कांग्रेस से ही नहीं तो नाम ही क्या लेना। मैं उत्तराखंड में गया था, उत्तराखंड में मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा भी देखिए, उत्तराखंड सीमांत राज्य है और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी हुई सीमा है, तो स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड का अपना महत्व है। उत्तराखंड का जब गंगा यमुना का पानी आता है, उत्तराखंड से वहां का जवान जब सीमाओं पे रक्षा के लिए खड़ा होता है, देश की रक्षा भी होती है, और उत्तराखंड से आने वाले पानी से हमारे खेतों में सोना उगलने का काम भी होता है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो आपस में जुड़े हुए हैं, कहां हम एक दूसरे से मतभेद है, लेकिन सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस को डुबोने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं, भाई बहन पर्याप्त हैं डुबोने के लिए। वहां आप लोग काहे बेकार कांग्रेस को सपोर्ट करके कांग्रेस को अनावश्यक उत्तराखंड के लिए एक बोझा बनाना चाहते हैं? मैंने ये अपील की थी वहां की जनता से। सर एक और अनयूजुअल चीज दिख रही है, पिछले चुनाव में बीएसपी आप पे हमला करती थी, आप लोग बीएसपी पे हमला करते थे, और अभी हमने देखा नहीं कि बीएसपी ऐसा नहीं हमने बोला है। लेकिन अभी बहन जी कुछ नहीं बोल रही हैं भाजपा के खिलाफ, क्या कुछ? बहन जी भी रोज बोलते हैं, बहन जी तो मेरे मठ पे उंगली उठा चुकी है। बहन जी ने तो कहा, मैंने भी इसी बात को, मैं तो इसी बात को कहता हूं, बार बार कहता हूं कि आज जो गरीबों को डबल डोज राशन का मिल रहा है ना, या तो सपा के गुंडे खा जाते थे,
और दूसरा, मोहन जी का हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि उसके लिए सब कम पड़ जाता है, इसलिए ये बात भी हमने कहा है। तो अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। अब आपने जैसा हमने पूरा आंकलन दिया कि अच्छा कर रही है, महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं, सुरक्षा है, कितने नंबर देते हैं आप अपने? मैंने कहा, देखिए, कैमरे पे बोल रहे हैं आप। मैं कैमरे में बोल रहा हूं, 10 मार्च के बाद फिर आपको इंटरव्यू दूंगा और मैं फिर कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार फिर से आएगी। 80 बनाम 20 की तरफ चुनाव जा चुका है। सपा, बसपा, कांग्रेस, हताशा और निराशा पहले ही चरण में उनके मन में छा चुका है। उनके लिए जनता जनार्दन के सामने अब कोई स्पेस, जनता जनार्दन के लिए कोई जगह नहीं है। आपने नंबर नहीं बताया अभी। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक लक्ष्य दिया है कि फिर एक बार 300 पार, तो हम 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। शुक्रिया सर बात करने का। आपसे धन्यवाद। 10 मार्च के बाद दोबारा एक इंटरव्यू करेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना आपने। दूसरे चरण का चुनाव शुरू हो चुका है, उसके बाद ये ठीक पहले उसी के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार फिर आएगी।